हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS एक्सपर्ट क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य क्या। एक लेक्चर हो चुका है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, सीरियल से देखें, कहीं कहीं बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन होगा, फास्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, उद्देशिका निम्नलिखित अवतरण में हम इसमें जो है कहा गया है, प्रेम्बल में क्या क्या कहा गया है इसमें है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज आज 26 नवंबर 1949 को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें जो एक्ट लिखा गया है, इसको जो है इसका इंडिकेशन है कि जो है किस डेट को जो है स्वीकार किया गया, अपने आप को समर्पित किया गया है, प्रेम्बल। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जब संविधान लागू किया गया था, तब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, इसमें देखते हैं संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया नाम से संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम सार्वभौमिक, यानी देखना कि आपने देखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो इसमें जो क्रम से इसका कहने का मतलब है, उसमें प्रस्तावना में शब्द जो है क्रम से ये है या नहीं, ये क्रम से है। ठीक है ना, कभी कभी देता है क्वेश्चन बना देता है निम्नलिखित में से क्रम से छांटिए। ठीक है, 4 ऑप्शन बना देता है, उसमें आपको छांटना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सार्वभौमिक है पहले, ठीक है, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक है। ठीक है, बयालीसवें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द। बयालीसवें संविधान एक 1942 संविधान जो है संवैधानिक संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता इसमें जोड़ा गया था प्रीएम्बल में। एक बार संशोधन हुआ अभी। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है, वह था अखंडता। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अर्थात इसका कोई धर्म नहीं होगा, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत का उद्देशिका बना, हाँ सही है। इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। क्या कहना है सम्मिलित है? 26 नवंबर 1949 को जब स्वीकार किया गया, अपने आप को संविधान सौंपा गया, तो उस समय जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता नहीं सौंपे गए थे।
नहीं सम्मिलित हैं, ठीक है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया, ठीक है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अर्थात जो है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय जिसमें को किसी का शोषण ना हो, कोई भेदभाव ना हो, विचार एवं व्यक्ति यानी जो आप सोच सके उसको बोल सके, हाँ ऐसा बोलें जो कि समाज के लिए जोड़ने का काम करे, ना कि तोड़ने का, या देश के लिए जो है बेहतर हो, ठीक है। अवसर की समानता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है। संविधान के अमुक लक्ष्य जो है, भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इसमें जो है प्रेम्बल में सारी चीज़ें दी गई हैं। भारत एक, ठीक है, इसमें है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है कि वंश परंपरागत जो चलता रहे, कोई राजा हो उसके बेटा राजा हो तो जो न तो वो राजा हो, तो कहीं कहीं उत्तराधिकारी वाली व्यवस्था, या फिर यहाँ जो ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि परंपरागत या वंशानुगत शासन हो, ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, जैसे कि प्रेमबल में आपने देखा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा गया था, ठीक है। तो स्टार्ट होता है प्रेमबल हम भारत के लोग से, ठीक है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया, भारतीय संविधान में किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से, ठीक है। किसे जाना जाता है? सार्वभौमिकता से। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द जो प्रेम्बल में यूज़ किया गया है या फिर जहाँ भी यूज़ किया गया है, तो उसका यही तात्पर्य है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय, उल्लिखित नहीं है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, हाँ, संविधान के अंग इसमें नहीं थे, ठीक है। इसको देखते हैं संविधान का वह भाग। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, प्रेम्बल कहलाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। किसने कहा? किसने कहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने कहा कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली? के एम मुंशी साहब ने कहा, ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, ठीक है, पवित्र दस्तावेज। उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है। और जैसे कि वेरुवाड़ी मामले में जो है उसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाकी सारे जगह कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, ठीक है। LIC हो या फिर जो है आपका केशवानंद भारती हो, तो जजमेंट है, ये सारी चीज़ें आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ डिटेल समझाएंगे, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारती विवाद में क्या है? पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, केशवानंद भारती में भी, ठीक है। और इसमें देखते हैं भारत के संविधान के उद्देश्यों में से, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। उद्देशिका और राज्य की
नीति के निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात की गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो ऐसा नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, उद्देशिका और राज्य की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। क्या की गई है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आपने देखा कि मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है आपके रसिया से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थात जो है, जो संप्रभु राष्ट्र है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, हम संप्रभु नहीं थे। कब? 1947 के पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम संप्रभु हो गए, हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे ब्रिटिश ही क्यों ना हो। हम अपने अनुसार जो है कानून बना सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और लोगों को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो है भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है संसदात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, यह भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, इसमें भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए जो है संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा, संसद के अंतर्गत लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जैसे ही विश्वास मत खो देते हैं सरकार गिर जाती है, मंत्री नहीं रहते हैं। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं राष्ट्रपति में। ठीक है, जैसे कि अमेरिका, सभी कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, सही कथन है। सही कथन क्या क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, कोई इस पर किसी का अधिकार नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है? एक संविधान संघर्ष सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, अर्थात लोग चुनते हैं नेताओं को, परिणामता जो है वो अपना शासन चलाते हैं। अर्थात इसमें किसी का शासन नहीं है, जिसको जनता चाहे रखे, जिसको चाहे जिताए, जिसको चाहे ना जिताए। ठीक है, इसमें क्या है? एक राजतंत्र की विशेषता है, एक संविधान संघर्ष सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या का यानी अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण करना कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य होता है। ठीक है, भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, यानी राजनीति में भी समानता होनी चाहिए, ना कि किसी एक वर्ग का, विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, जिससे जो है राजनीतिक असमानता जन्म ले।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता, क्योंकि जनता ही सबको चुनती है और पहुंचाती है, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो, कोई भी हो। ठीक है। अधिशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अधिशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। ठीक है। अब इसमें देखते हैं भारत में प्रजातंत्र। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। ठीक है। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा लचीला है, मिला जुला रूप है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। भारत की शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है, न्यायिक समीक्षा का अंतर है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आनी है कहाँ, ये ब्रिटेन में। ठीक है। इसमें देखते हैं कथन ए है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल सही। कारण क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। गलत। दो ए और आर सही है, दोनों सही है, बट एक्सप्लेन नहीं करता सही। दोनों सही है बट जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। हाँ, शक्तिशाली केंद्र तो है, साथ ही साथ में संघीय प्रणाली का प्रावधान भी है, लेकिन संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये गलत है। क्योंकि जो है ना संघीय, अगर ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र रहेगा तो संघीय व्यवस्था जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। एकल तो व्यवस्था कहलाएगी फिर। भारत के संविधान का संघीय लक्षण है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। लक्षण क्या है भारत के संविधान का? संघीय लक्षण क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ताकि जो है चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, दोनों को अच्छी तरीके से न्याय कर सके। ऐसा ना हो कि केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव हो। ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। कथन भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा जाता है। दोनों ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। बट जो है आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है। मान्य स्पष्टीकरण है। कथन राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही का स्पष्टीकरण ए का है, क्योंकि जो है ना सही बात है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दलें नहीं रहेंगे तो कहीं कहीं तो प्रॉब्लम होगी ना। जनता किसे चुनेगी, कितने लोगों को चुनेगी? ऑप्शन नहीं रहेगा। और कोई एक दो दल रहेगा तो उसी में से चुनेगी, तो कहीं कहीं दोनों शोषण करेंगे। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ठीक। कथन ने भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है उसको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। कथन
कथन है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, सही व्याख्या करता है। इसमें जो है कथन है, ए महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दावेदार हैं। दलित, महिलाएं, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़ी दावेदार हैं। कारण क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। दोनों ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। बृहद होने का कारण है, सही है। बड़ा होने का कारण है, संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र और बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएँ, बहुत सारे धर्म हैं, तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से जो है रेगुलेट किया गया है, संविधान में प्रावधान किया गया है, तो कहीं ना कहीं संविधान बड़ा होना स्वाभाविक है। ठीक है, कारण ए क्या है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ए और आर दोनों सही है। आर ए क्या सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अर्ध संघात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन साहब ने। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी वियर साहब ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा था? केसी वियर साहब ने। ठीक है, केसी वियर साहब ने। ठीक है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। एक मिनट, हाँ, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित हो। सही बात है, जनता सर्वोच्च है इंडिया में। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। सही बात है, जनता सर्वोच्च है, जनता नेताओं प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। बहुत ही बेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपका, इसमें देखते हैं एक है राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें है भारत का राष्ट्रीय पशु। नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है भारत राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है न्याय का। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो अर्थात तीली की कुल संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है। राष्ट्रगान, गान का वादन गायन काल है 52 सेकंड। राष्ट्रगान जो है 52 सेकंड के अंतर्गत गाया जाता है। ठीक है,
अब इसमें संघ राज, संघ राज्य एवं संघ राज क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यदि नया राज्य कोई बनाना है तो कहीं कहीं पहली अनुसूची के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संशोधन करना होगा। ठीक है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति अर्थात जो है संसद ही नए राज्य का गठन कर सकता है, कोई राज्य नहीं कर सकता। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित अर्थात जो है कि जिस 2 राज्य हैं, 2 राज्यों में जो है सीमाओं का परिवर्तन करना है, एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाना है या दूसरे राज्य को एक राज्य में मिलाना है या दोनों को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करना है, तो जो है संसद कर सकती है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल 1 में यूज किया गया है जो कि अनुसूची 1 में है। ठीक है, अनुसूची 1 में नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो। ठीक है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम का इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ जो है भेजना पड़ता है, वहाँ की जैसे कोई राज्य है उसके संविधान सभा को सूचित करना पड़ता है। ठीक, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा जो है इसको नया राज्य बनाया जाता है, साधारण बहुमत द्वारा, यानी बहुमत यानी जितने हैं उससे ज़्यादा। ठीक है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। कथन ए, भारत संघ नहीं है। कारण आर, क्योंकि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये गलत है क्योंकि संघीय तो व्यवस्था ही है, किंतु आर सही है क्योंकि किसी भी राज्य का क्षेत्र जो है, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय केंद्र सरकार को है, यानी संसद को है। संसद चाहे तो राज्य को जो है चाहे वो संविधान सभा उसको एक्सेप्ट करे या ना करे या उसे सहमत रहे या ना रहे, फिर भी जो है वह संशोधन कर सकती है सीमा में, नाम में। ठीक है, या क्षेत्र में। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर संवैधानिक उपबंध। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है, संसद कर सकती है। किसी राज्य को जोड़ना, घटाना, बढ़ाना, नाम परिवर्तन करना, सारे चीज़। ठीक है, सही कथन है, सही कथन है। इसमें क्या क्या है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। सही। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल सही। ठीक है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा। ठीक है, प्रथम अनुसूची को यदि जो है एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, इसे नए राज्य बनाना है तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ भारत में संघ
शासित प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं इस समय 8 हैं, ठीक है। 7 पहले थे लेकिन जोड़ दिया गया यहाँ पे जो है इसमें दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो 7 थे मतलब 6 बचे। ये इधर जो है 6 2 8, इधर जो आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख जो बना दिया 2, तो ठीक है 6 2 8 हो गया, ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें स्थान आरक्षित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं, 20 सीटें आरक्षित हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए 14 राज्यों 6 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए 1 नवंबर 1956 को। किसने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने बनाया था। भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो है भारत में जो है पहले तो 29 थे लेकिन 28 राज्य हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है आपका जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया है, ठीक है, इसलिए 28 हो गया। साथ ही साथ इसमें जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान संघ राज्य क्षेत्र हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा पुडुचेरी, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसमें देखते हैं वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। आंध्र प्रदेश नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित है। अमरावती, ठीक है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। सही कथन है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम सिक्किम पहले कालानुक्रम, ठीक है, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड को नए भारतीय राज्यों को का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम के अंतर्गत जो है किया गया है। पहले किया गया था सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड लेटेस्ट में हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई वर्ष 2000 में, जो कि उत्तराखंड जो आपका यूपी से अलग हुआ। विकल्प में दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ। विकल्प में दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ था। राज्य है गठन का वर्ष है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 को सबसे पहला राज्य जो है गठन किया गया था इसी को, किसको? आंध्र प्रदेश को 1953 में किया गया था। फिर जो है इसमें हरियाणा 1960 को स्थापना गठन का वर्ष है। हिमाचल प्रदेश को 1971 में गठन किया गया था आपका जो है हिमाचल प्रदेश 1971 को गठन किया गया। सिक्किम को 1975 में गठन का वर्ष है। सही सम्मिलित करना है एवं स्थापना वर्ष, सही सम्मिलित करना है एवं स्थापना वर्ष, ठीक है। राज्य है स्थापना वर्ष। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को स्थापना किया गया। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को
स्थापना किया गया। सिक्किम को 16 मई 1975 को स्थापना वर्ष है, स्थापना किया गया, ठीक है, बनाया गया। अरुणाचल, सिक्किम को 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को स्थापना वर्ष है को जो राज्य बनाया गया। राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम इस प्रकार है, सही आरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में, ठीक है। इसमें जो है राज्य निर्माण का वर्ष हरियाणा जो है 1966 में बना था, महाराष्ट्र को 1960 में निर्माण का वर्ष किया गया, अर्थात जो है बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। राज्य बनाया गया 1960 में महाराष्ट्र को, हरियाणा को 1966 में, राजस्थान को 1956 में बनाया गया। सत्य कथन है गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित अर्थात यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश था, बट आज स्टेट है, ठीक है, ठीक है। आपका इसमें देखते हैं फिर नेक्स्ट उल्फा, एक मिनट, उल्फा उग्रवादी संबंधित है असम से, ठीक है, असम से उग्रवादी हैं। उल्फा एक संगठन है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में। आतंकवादी ग्रुप नहीं कह सकते हैं कि आप जो है ना नक्सलवादी इलाका है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत है कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। कौन कौन है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, केरल है, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। कब? 29 दिसंबर 1953 को, ठीक है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ आंध्र प्रदेश का, ठीक है। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहला स्टेट बनाया गया था, गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को, और भाषाई आधार पर बनाया गया था। इसलिए डिमांड उठने लगी कि सबको जो भाषा के आधार पर बनाया जाए, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था, पहला राज्य था जो कि गठन किया गया था। इम्पोर्टेंस है, इसमें देखते हैं मौलिक, इसमें देखते हैं नागरिकता, ठीक है। नया टॉपिक है नागरिकता। किस तरह से हम नागरिकता को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, सारी प्रक्रिया इसमें है, ठीक है। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, अर्थात जो इसमें एकल नागरिकता है इंडिया की, ठीक है, राष्ट्र की नागरिकता है, ना कि राज्य की नागरिकता है, ठीक है। इसमें जो है जैसे कि यूएसए में आप देखेंगे तो वहाँ पे राज्य की नागरिकता है, साथ ही साथ में राष्ट्र की यानी देश की नागरिकता है। तो ये लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ एक नागरिकता है, वो भी भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भूभाग है, ठीक है, पड़ोसी का, तो मान ली तिब्बत वाले इंडिया मिल गए तो उनको नागरिकता जो है स्वतः मिल जाती है, ठीक है। और इसमें जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आ रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आ रहे हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, ठीक है, भारतीय नागरिक थे और जो है पंजीकृत होने के लिए आ रहा है, ठीक है।
सही कथन, सही कथन जो है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 फर्स्ट तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है यूएसए से। ठीक है, कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, यूएसए से। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद है। ठीक है, कौन है? संसद। अब इसमें आते हैं, मूल अधिकार। कहाँ आते हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सही कथन है भारतीय संविधान में, सॉरी इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको रिवीजन करते रहिएगा और इस चैनल को GK GS एक्सपर्ट क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास हो। ठीक है, सो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।